नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें और इस चरण में हम कक्षा 8 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 धातु और अधातु पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया था, जिसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, यह वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सामान्य विज्ञान हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए यह कक्षा 8 की जो बुक है आज हम इस पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 से लेकर 10 तक की साइंस की सभी बुक हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो आपके सामान्य विज्ञान को और अधिक मजबूत करेगा, जो प्रत्येक एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा और आप अपने सभी वीडियोज समय पर देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर धातु किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं धातु कहलाते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कक्षा 8 की साइंस की बुक में से महत्वपूर्ण तथ्यों को ही शामिल किया है, जो आपके एग्जाम के बेस से महत्वपूर्ण है। तो वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे सोना, लोहा, प्लेटिनम आदि अन्य और बहुत सारी धातुएं हैं जो चमकीली होती हैं, जिनको धातु कहा जाता है। वे पदार्थ जो चमक रहित होते हैं, यानी कि जिसमें चमक नहीं पाई जाती है, वो अधातु कहलाती है, जैसे कि सल्फर, हाइड्रोजन, अब्रक आदि। तो इसके बाद अगर आगे हम देखें धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म में यहाँ पर हम टॉपिक वाइज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। आपके सामान्य विज्ञान को बहुत ही मजबूत करेगा यह, और प्रत्येक एग्जाम में सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इन्हीं बुक में से पूछे जाते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म यहाँ पर हम पढ़ेंगे। विशेष महत्वपूर्ण है ये सभी, तो बड़े ध्यान से और गौर से सुनना है और देखना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा जो वीडियो है वो समझ में आएगा। तो भौतिक गुण सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती है। ध्यान से सुनना है कि सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा आदि। ये सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये धातुओं का एक विशेष गुण होता है कि इनकी जो भौतिक अवस्था है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। कोई भी धातु ले सकते हैं हम यहाँ पर, लोहा, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, ठीक है, सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन इसके चलते भी यहाँ पर कुछ अपवाद पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातु होती हैं जिनमें कुछ अंतर पाया जाता है, जैसे कि अपवाद के रूप में यहाँ पर देखा जा सकता है पारा, यानी कि Hg। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो याद रखना आपको, कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा Hg। अगला गुण देखें तो यहाँ पर रंग। तो धातुओं में रंग कैसा, यानी कि अधिकतर धातु हैं वो रुपहली, धूसर या फिर इसे कह सकते हैं ग्रे रंग की होती हैं। तो याद रखना है, जो धातुएं पाई जाती हैं वो रुपहली या धूसर, इसको ग्रे कहते हैं, ग्रे रंग की यहाँ पर धातुएं पाई जाती हैं। अगला गुण चमक। धातुओं में विशेष चमक होती है, ठीक है। अभी हमने परिभाषा पढ़ी धातु किसे कहते हैं, तो धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं।
इसका कारण है धातु की सतह के द्वारा प्रकाश का परावर्तन करना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धातुएं किसके कारण चमकती हैं? तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा आदि सभी धातुएं चमक युक्त होती हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है? इनकी सतह के द्वारा प्रकाश का परावर्तन करने के कारण ये सभी धातुएं चमकती हैं। अगला है कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। याद रखना है कि सभी जो अधिकांश धातुएं हैं वो क्या होती हैं? कठोर पाई जाती हैं। इन्हें आसानी से नहीं काटा जा सकता। किसी भी धातु को आप अगर काटने की कोशिश करोगे तो उसको आसानी से नहीं काटा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ ऐसे अपवाद हैं भी पाए जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु होती हैं, तो इनको विशेष तौर से याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु है, इन्हें आसानी से काटा जा सकता है। याद रखना है सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु है। अगला गुण है ध्वनिकता। जब एक धातु दूसरी धातु, यहाँ पर धातु कर सकते हैं, यहाँ पर धातु हो जाएगा। जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो विशेष धात्विक चमक उत्पन्न होती है, इसे ध्वनिकता कहते हैं। जब दो धातुएं आपस में टकराती हैं तो उनमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है टकराने से, जिसे ध्वनिकता कहते हैं, और ये धातु का विशेष गुण होता है। अगला गुण देखें यहाँ पे घनत्व। घनत्व सामान्य धातुओं का घनत्व अधिक होता है। याद रखना कि सामान्यतः धातुओं का जो घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। अपवाद के रूप में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं का घनत्व कम होता है। तो यही हमें को याद रखने योग्य बात है कि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं का घनत्व कम होता है। तो कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व कम पाया जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम, और बाकी सभी जो धातुएं हैं उनका घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। अगला गुण है गलनांक। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। याद रखना है, उसे पदार्थ का गलनांक कहा जाता है जिस ताप पर कोई भी ठोस पदार्थ है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं, जैसे कि लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। अपवाद भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि गैलियम का गलनांक सबसे कम होता है। गैलियम एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक सबसे कम पाया जाता है। इसे हथेली पर रखते ही पिघल जाता है। तो यहाँ पर हथेली पर रखते ही है पिघल जाता है, तो इसको विशेष तौर से याद रखना। गलनांक गैलियम का गलनांक सबसे कम पाया जाता है, और बाकी जो सबसे अधिक जो गलनांक है वो यहाँ पर लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला गुण है ऊष्मीय चालकता। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। चांदी यानी कि Ag ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है। विशेष तौर से याद रखना है कि चांदी ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक होती है, तथा सीसा है वो यानी कि लेड सबसे कम चालक होता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक चालकता किसकी पाई जाती है? ऊष्मा चालकता चांदी की, और सबसे कम किसकी पाई जाती है? यानी लेड यानी कि शीशे की चालकता कम पाई जाती है। अगला गुण है धातु का, वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का अर्थ है आघात यानी कि पीटना, तथा वर्धन यानी कि बढ़ना, अर्थात पीटने पर फैलना या बढ़ना। यानी कि जिस धातु को पीटा जाता है और उसके कारण वह बढ़ती है या फैलती है, तो यह गुण धातु में पाया जाता है। विद्युत की चालकता। धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण वे विद्युत के सुचालक होती है। यानी कि किसी भी धातु में अगर विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो उसमें विद्युत का प्रवाह होता है। ये विद्युत
के सुचालक होते हैं, जैसे कि चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। तो यहाँ पर विद्युत की सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु होती है? चांदी। विशेष तौर से याद रखना है। अगला तन्यता। तन्यता का क्या अर्थ होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचने पर आसानी से तार में बदला जाता है, तन्यता कहलाता है। धातु देखें तो ऐसे पदार्थ जिसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हो, जैसे कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा, विद्युत के सुचालक आदि होते हैं, वे सभी धातुएं कहलाती हैं। तो ये सभी गुण हैं वो धातु में पाए जाते हैं। अगले है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो अधातुओं में कौन से भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं? सबसे पहले है भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर धातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। तो ये याद रखना है, अधातुएं सामान्य ताप पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जबकि धातुएं हैं वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे ठोस के रूप में यहाँ पर देखें तो कार्बन अधातु है, सल्फर, आयोडीन ये ठोस अवस्थाओं में पाई जाती हैं। वहीं ब्रोमीन जो अधातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये जो अधातुएं हैं वो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। रंग की बात करें तो यहाँ पर अधातुएं विभिन्न रंग की होती हैं। अधातुएं विभिन्न रंग की पाई जाती हैं, जैसे कि सल्फर पीले रंग का होता है, क्लोरीन गैस हरी पीली होती है, फास्फोरस लाल सफ़ेद होता है। अगला गुण देखें अधातु का तो वह है चमक। सामान्यतः अधातुएं चमक रहित होती हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ये पदार्थ को परावर्तित नहीं करते, यानी प्रकाश को परावर्तित नहीं करते हैं, जिसके कारण इसमें चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। हीरा और आयोडीन, हीरा और आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीले होते हैं। तो ये विशेष तौर से याद रखना है कि कौन सी अधातु चमक युक्त होती हैं। तो इसमें हीरा है और आयोडीन ऐसी अधातु हैं जिनमें चमक पाई जाती है। अगला गुण देखें कठोरता। सामान्यतः अधातुएं नरम तथा भुरभुरी होती है। तो अधातुएं कैसी पाई जाती हैं? नरम होती हैं और भुरभुरी पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अपवाद के रूप में देखें तो हीरा अधातु होते हुए भी कठोर पाया जाता है। कौन सी अधातु है जो कठोर अवस्था में पाई जाती है? वो है हीरा अधातु कठोर अवस्था में पाया जाता है। यह कार्बन का अपर रूप है। हीरा किसका अपर रूप माना जाता है? कार्बन का अपर रूप होता है। अगला गुण है ध्वनिकता। इन्हें आपस में टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पर धातुओं के विपरीत इनको अगर अधातुओं को अगर आपस में टकराया जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, जबकि धातुओं को आपस में टकराते हैं तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला गुण है घनत्व। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व कम होता है, जबकि धातुओं का घनत्व कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। अगला गुण देखें गलनांक। तो अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, अधातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है। ग्रेफाइट एवं हीरा कार्बन का अपर रूप होने के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का अपर रूप होने के कारण इनका गलनांक उच्च होता है, लेकिन सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं उनका जो गलनांक होता है वो कम होता है। तो ये याद रखना, आप पे अपवाद बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रेफाइट एवं हीरा एक ऐसी अधातु हैं जिनका गलनांक उच्च होता है।
आगे देखते हैं यहाँ पर ऊष्मीयता एवं विद्युत चालकता। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि यह चैनल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपको निश्चित ही बहुत ही मदद मिलने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। सामान्यतः अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, तो यह हमें याद रखना है। यहाँ पर अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जबकि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन अधातुओं में भी अपवाद पाया जाता है। यहाँ पर ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो ये बहुत याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट है ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। अगला धातु का गुण है भंगुरता। धातुओं को हथौड़ी से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाती है। ठीक है, धातु को हथौड़ी से पीटने पर चूर्ण या टुकड़ों में बदल जाती है, इसे भंगुरता कहते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुएं वायु, जल और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाती हैं। तो धातुएं वायु के साथ, जल और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न रासायनिक पदार्थों का निर्माण करती हैं। तो चलिए सबसे पहले वायु के साथ अभिक्रिया देखते हैं। धातुएं वायु की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग करके उनके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो ये याद रखना है, धातु वायु की जो ऑक्सीजन होती है उस वायु के ऑक्सीजन के साथ में संयोग करती है, अभिक्रिया करती है और क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। देख लेते हैं यहाँ पे कोई भी धातु जैसे कि मैग्नीशियम है, और वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करते हुए मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, अगला है जल के साथ में अभिक्रिया। तो यहाँ पर हो जाएगा धातुएं, ठीक है, जहाँ पे हो जाएगा उसको यहाँ पर धातुएं करेंगे, गलती से टाइप हो गया यहाँ पे। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड, यहाँ पर हम कर देंगे धात्विक ऑक्साइड। तो जल के साथ में अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो यह याद रखना यहाँ पर, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है इससे। नोट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट के रूप में, तो सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की बेस से बहुत बार पूछा जा सकता है, यहाँ पर पूछा भी जाता है। तो सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, ये याद रखना है, सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल यानी कि कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सोडियम को वायु के साथ संपर्क तोड़ने के लिए मिट्टी के तेल यानी कि कैरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी धातु को कैरोसिन या मिट्टी में डुबो कर रखा जाता है, तो वो है सोडियम। ठीक है, आगे हम देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर अम्ल के साथ में धातु की अभिक्रिया होने पर क्या होता है, तो धातुएं अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, धातुएं अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो ये याद रखना है, धातुएं हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करती हैं कब, अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया होती है। अगला है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले वायु के साथ में अभिक्रियाएं,
तो अधातुएं वायु के साथ में अभिक्रिया करके करके यहाँ पर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, यानी कि ऑक्साइड बनाती हैं अधातुएं वायु के साथ में संयोग करके। तो यह ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये याद रखना है, यह जो ऑक्साइड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, अम्लीय प्रकृति के। ऊपर अभी हमने पढ़ा कि धातुएं होती है वो वायु के साथ में, वायु के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये याद रखना है, यहाँ पर धातुएं हैं वो क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं वायु के साथ में संपर्क करके, जबकि अधातु हैं वो वायु के साथ में संपर्क करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो ये याद रखना है। जैसे कि सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है वायु की ऑक्सीजन के साथ में संपर्क करके। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया। तो सामान्यतः अधातुएं होती हैं वो जल तथा जलवाष्प के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अधातुएं होती हैं वो जल तथा जलवाष्प के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए फास्फोरस को जल में संग्रहित करते हैं। ठीक है, इसलिए जल में फास्फोरस है वो जल में उसको संग्रहित किया जाता है। तो ये याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अम्ल के साथ में अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ में अभिक्रिया देखें तो अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अम्लों के साथ में यानी कि तनु अम्ल होते हैं उनके साथ में अभिक्रियाएं नहीं करती हैं अधातुएं, लेकिन सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं। तो ये विशेष तौर से याद रखना है कि सल्फर एक ऐसी अधातु है जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में जल बनाता है। तो ये विशेष तौर से याद रखना है कौन सी धातु है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है, तो सल्फर होती है। ठीक है, वैसे अधिकांश जो धातु हैं अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। आगे हम देखें यहाँ पे धातु और अधातु का उपयोग। तो यहाँ पर धातु और अधातु के उपयोग देख लेते हैं। तो पारा का जो उपयोग है वो तापमापी यानी कि थर्मामीटर में किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारे का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, तापमापी यानी कि थर्मामीटर में किया जाता है। पारा एक धातु है, ठीक है, जो कि सामान्य ताप पर भी इसका जो अपवाद स्वरूप हमने पढ़ा था कि पारा है वो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। अगला देखिए, सोडियम से निर्मित सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक होता है, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट से खाने का सोडा बनाया जाता है। यानी कि सामान्य जो सोडियम होता है, सोडियम से सामान्य नमक, धवन सोडा और खाने का सोडे का निर्माण किया जाता है। उसके बाद गंधक का उपयोग है वो अम्ल, औषधियों और बारूद बनाने में किया जाता है। तो गंधक का उपयोग किसमें किया जाता है, अम्ल में, औषधियों में और बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दियासलाई, पटाखे और कीटनाशकों में किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लाल फास्फोरस का उपयोग दियासलाई, पटाखों और कीटनाशकों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का ही उपयोग किया जाता है। जिस पेंसिल, कच्ची पेंसिल होती है, उस पेंसिल से हम लिखते हैं जिसमें शीशे का जो उपयोग है वो ग्रेफाइट के ही उपयोग से बनाई जाती है। उसके बाद हम देखें उत्कृष्ट धातु क्या होती है। ठीक है, उत्कृष्ट धातु क्या होती है, तो ऐसी धातु जिन पर वायु, जल, अम्ल, क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उत्कृष्ट धातु कहलाती है। याद रखने में जिन धातुओं पर वायु, जल, अम्ल और क्षारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो उत्कृष्ट धातु होती है। सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है, कैरेट है, जो उसमें से 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध होता है। उसके बाद देखिए मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित मात्रा में मिलाकर उसे एक वांछित गुणधर्म प्रदान किया जाता है, ऐसी धातुएं मिश्र धातु कहलाती हैं। जैसे कि स्टेनलेस
स्टील में लोहे के साथ में क्रोमियम व निकल और पित्तल में जस्ता और तांबे का मिश्रण, ठीक है, तो ये मिला दिया जाता है। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 की चैप्टर नंबर 2 धातु और अधातु साइंस की बुक से, जो आपके सामान्य विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।